एपिसोड की शुरुआत में हम यांग काई को देखते हैं जो अपने घर आ चुका होता है, जहां उसके सेक्टर के लोगों ने उसे सेक्टर से बाहर रहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी दी हुई थी। वहां जाने के बाद सबसे पहले वो उस मेडिसिन को बोतल में मिलाता है, जिससे वो अपने घाव साफ करने लगता है। घाव ज्यादा होने की वजह से उसे छूते ही काफी ज्यादा पेन होने लगता है। हद से ज्यादा इंजर्ड और थके होने की वजह से वो आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन तभी उसके घाव से निकल रहे खून को उसके सर के नीचे मौजूद पत्थर ने ऑब्जर्व कर लिया था। यांग काई को पता भी नहीं चलता कि उसके ब्लड ड्रॉप की वजह से अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर चुका है, जो एक्टिवेट होने की वजह से काफी तेज ग्लो कर रहा था। अपने सर के पीछे स्पिरिचुअल पावर को महसूस करने के बाद यांग काई को बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है, जहाँ झटके से उठने की वजह से वो तो किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। उसे वो जगह बहुत ही अजीब लगती है। वहाँ पर मौजूद था तो सिर्फ वही स्पिरिचुअल पत्थर, जिसे देखने के बाद यांग काई उसे पहचान जाता है। उस पत्थर को वहाँ देखने के बाद उसे समझ नहीं आता कि ये पिलो की तरह यूज होने वाला पत्थर आखिर इतना ग्लो क्यों कर रहा है। अब यांग काई जैसे ही उस पत्थर को टच करने वाला था, वो स्टोन फिर से उसके हाथ पर मौजूद ब्लड को अब्सॉर्ब करते हुए उसे कुछ गोल्डन वर्ड्स दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद यांग काई को पता लगता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एंशिएंट सीक्रेट बुक है, जिसमें मार्शल आर्ट से जुड़े काफी सारे हिडन टेक्निक मौजूद है। वो उस बुक को हासिल करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी लेटी हुई थी और वो तो अपने सपने में था। उस बुक का पीछा करते हुए यांग काई क्लिफ के किनारे पहुंच जाता है, जहां से वो बस गिरने ही वाला था, पर तभी अचानक से उसके पीछे जाओ आ जाता है, जो उसे पंच मार के क्लिफ से नीचे लटका देता है। वो तो यांग काई से कह रहा था कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हार माननी ही होगी, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। पर यांग काई साफ साफ मना कर देता है कि वो खुद ऊपर आ जाएगा, उसे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है। जाओ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसके हाथ पर अपना पैर रखते हुए कह रहा था कि जब तक तुम अपनी हार नहीं मान लेते मैं तुम्हें ऊपर नहीं आने दूंगा। यांग काई ये समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर ये जाओ होता तो उसे हराने के बाद यहाँ से चुपचाप निकल जाता। अब यांग काई कहता है कि जल्दी से बताओ तुम कौन हो। ये सुन के वो इल्यूजन कहती है कि मैं चाहे जो भी हूँ, अगर तुमने अपनी हार नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बोल के वो उसे लात मार के यांग काई को नीचे फेंक देता है। क्लिफ से नीचे गिरने के बाद वो सीधा पानी में गिर जाता है। पानी के अंदर जाते ही यांग काई को एक स्पिरिचुअल चैन ट्रैप कर लेता है, जिससे वो बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगा था। वो स्पिरिचुअल चैन तेजी से उसके गले को दबाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगा था। यांग काई के ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्पिरिचुअल चैन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और यांग काई उसे तोड़ के ऊपर आ जाता है। वहीं पानी के अंदर हम एक कंकाल को देखते हैं जो स्पिरिचुअल चैन से ट्रैप था, लेकिन यांग काई के ब्लड की वजह से वो चैन वीक पड़ जाती है और वो कंकाल भी आजाद हो जाता है। बाहर आने के बाद वो स्कल मॉन्स्टर यांग काई से कह रहा था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो चुका हूँ। यांग काई के पूछने पर कि तुम कौन हो, वो बताता है कि मैं एक स्कल मॉन्स्टर हूँ। इतने सालों से मैं पत्थर में ट्रैप था, लेकिन तुम्हारी ब्लड की वजह से मैं फाइनली आजाद हो चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करूंगा। ये बोलने के बाद वो उसे पकड़ के उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था, ताकि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर पाए। वो यांग काई से कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिव अप कर दो, जिससे तुम्हारी मौत आसान हो जाएगी। पर यांग काई गिव अप करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पर एक और स्पिरिचुअल एनर्जी अपीयर होती है, जो यांग काई को समझाती है कि तुम जब तक गिव अप नहीं करोगे तब तक इस दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकती। वो अपनी बातों से यांग काई को उसके पुराने दिन वापस दिला रही थी, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की है और वो इसी तरीके से हार नहीं मान सकता। यहाँ स्कल मॉन्स्टर के उसके ऑब्जर्व करने के पहले ही यांग काई अपनी विल पावर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि धीरे धीरे यांग काई ही उस स्कल बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगा था, जहाँ अब यांग काई उस स्कल बॉडी को एब्जॉर्ब कर चुका था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगा था। वो काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। इधर उसकी आंख झटके से उसके बिस्तर पर खुलती है। खुद को बिस्तर पर सही सलामत देखने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ क्या वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन फिर उसे स्कल मॉन्स्टर की झलक के साथ उसे अपने बिस्तर पर रखा हुआ वो स्टोन भी गायब मिलता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो उसकी रियलिटी थी। इसका मतलब ये है कि उसने सच में उस स्कल मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी हील हो गई थी। यांग काई को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी कल्टीवेशन पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसे चेक करने के लिए वो मार्शल आर्ट के मूव ट्राई करता है, लेकिन फिर अचानक से हेवी बॉडी को फील करने के बाद वो नीचे गिर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बॉडी के साथ ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं, जिसका पता लगाने के लिए वो फिर से उसी सीक्रेट बुक को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके ऐसा सोचते ही वो बुक उसके हाथ में आ जाती है। वो ये देख के हैरान था कि वो बुक उसके थॉट के हिसाब से चलती है। अब तक यांग काई समझ चुका था कि ये बुक असल में एक सीक्रेट ट्रेजर है, जिसे सोल स्टोन
स्टोन के नाम से जाना जाता है। उसके सेक्टर में ये सीक्रेट ट्रेजर बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि ये कहाँ पर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि सीक्रेट ट्रेजर में बहुत सारा स्पेस है। वो कहता है कि कहीं ये बुक स्टोन से तो नहीं बनी, इसलिए आज तक ये किसी को ढूंढने पर भी नहीं मिली होगी। वो फटाफट से अपने रूम के दरवाजे बंद करते हुए कह रहा था कि अगर किसी को भी पता चला कि ये सीक्रेट बुक मेरे पास है तो वो लोग इसे मुझसे फाइट करके ले जाएंगे। वो कहता है कि अगर इसने मुझे चुना है तो फिर मुझे इसकी सारी हिडन पावर को चेक करना होगा, इससे पहले कि किसी और को इसके बारे में पता चले। यांकाई भले ही कमजोर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए वो फटाफट उस बुक को ओपन करके उसके सीक्रेट मेथड देखने लगता है। उसके सामने 7 स्टोन स्लैब आ चुके थे, जिस पे लिखे हुए मेथड को पढ़ने के बाद वो जान गया था कि उसने फर्स्ट वाले मेथड को पहले ही ट्राई कर लिया है, जिसकी वजह से उसे गोल्डन असुरा बॉडी मिल गई है, जो कि उस स्कल बॉडी को एब्जॉर्व करने के बाद मिली थी। ये जान के यांकाई उस स्लैब को वापस रख लेता है, जिसके बाद वो उसके सामने एक और पेज ओपन होता है। उस पेज पर एक मार्शल आर्ट मेथड लिखा हुआ था, जिस मेथड को पढ़ने के बाद यांकाई कहता है कि इसे प्रैक्टिस करने के बाद मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव हो जाएगा। इस नोट के अकॉर्डिंग मुझे एक एक करके इस स्लैब को कंप्लीट करना होगा, इसके बाद मुझे न्यू टेक्निक मिलेगा और वो अपने मार्शल आर्ट को और ही ज्यादा इनहेंस कर पाएगा। अब उस नोट को पढ़ने के बाद यांकाई बताता है कि इसमें लिखा हुआ मेथड तो वही है जो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर इस टेक्निक को यूज करने के रूल्स काफी अजीब है। वो ये है कि सुबह उठने के आधे घंटे तक उसे हर दिन प्रैक्टिस करना होगा, तब कहीं जाके वो इस मेथड को प्रैक्टिस करने का असली रिजल्ट जान पाएगा। इन रूल्स को पढ़ने के बाद वो कहता है कि यह बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब तक सुबह हो चुका था, सूरज निकल आता है। वो समझ जाता है कि अब उसे प्रैक्टिस स्टार्ट करना होगा और फिर वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को चेक करता है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका था और फिर जैसे ही वो अपने अटैक थ्रो करता है उसे काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके अटैक पहले से इम्प्रूव हो चुका था, जो देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अचानक से यांकाई को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा हो। अभी के लिए वो श्योर नहीं था, लेकिन वो जानता है कि अगर किसी ने भी उसकी बॉडी में मौजूद ये सडन चेंजेस देख लिए तो उसे पता लग जाएगा कि यांकाई के पास सीक्रेट ट्रेजर है, इसलिए उसे पहले से भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। तभी जोर से सेक्टर की घंटी बजती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसे जाके सफाई करना होगा, जहाँ वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। यांकाई वहाँ से निकलने का तैयारी करने लगा था कि तभी हमें उसके पीछे से एक पर्सन के पाँव दिखाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी को सच में उसके ऊपर शक हो गया है।